हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुनून के साथ में लगे होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अपना अगला वीडियो, और वो है हमारा चैप्टर 7। नाम है उसका अ चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। और वैसे ही की पॉइंट्स जो भी होंगे, की सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, वैसे सेंटेंस को हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। राइटर, अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है? तो जर्मन ग्रीड है। ठीक है, याद करने के लिए बताए हुए थे कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो जर्मनी में होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी में होता है, तो जर्मन ग्रीड। ठीक है। फिर कह रहा है बॉर्न, जन्म कब होता है इनका? तो 29 जनवरी 1939 को। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है सी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। ये एक फेमस नारीवादी कवित्री है। सॉरी, कवित्री नहीं कहेंगे, लेखिका है। शी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। ये एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका है। ठीक है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। नारीवादी कहने का मतलब है कि जो नारी के अधिकार के लिए लिखे, वो नारीवादी कहलाती है। तो वे ये थी कौन? जर्मन ग्रीड। सी बिलीव्स दैट, इनका मानना था कि सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइंड टू सूट मेल इंटरेस्ट। कि जो सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस है, मतलब जो भी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, वो सभी के सभी डिजाइन किए जाते हैं किसके अनुसार? मेल के अनुसार। मतलब नर के अनुसार, उसको नर के अनुरूप उसको बनाया जाता है। फिर कह रहा है एट द सेम टाइम, और उसी समय यही बात बोलती है, दे फर्दर सब्जुगेट वुमेन। कि जो वो अपना प्रथा बनाते हैं, सोशियो कल्चर ये प्रैक्टिसेस बनाते हैं, वो मेल के इंटरेस्ट से बनता है। और उसमें ये वुमेन को, औरतों को उसके आगे उसमें अधीन रखा जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सी एक्सप्लोर्स, कि इन्होंने एक्सप्लोर किया द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। इन्होंने औरतों के जीवन के सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को एक्सप्लोर किया है। कौन? जर्मन ग्रीड। फिर कह रहा है द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। कह रहा है जो प्रेजेंट पीस है, कौन सा प्रेजेंट पीस? तो अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो ये वाला चैप्टर है, ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहां से संकलित किया गया है? तो इन्हीं का एक किताब है। किनका? जर्मन ग्रीड का ही एक किताब है। और उस किताब का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इस वाले बुक से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और इस चैप्टर में जो ये लेखिका है, वो बात करती है कि ईस्ट में और वेस्ट में चाइल्ड बर्थ को लेकर क्या क्या प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं। सॉरी। और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो माता पिता है और बच्चे हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या एक तरीके से उनमें संबंध है। फिर कह रहा है हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है? पहला है द फीमेल इनोच। इसको याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फीमेल इनोच का राइटर कौन है? जर्मन ग्रीड है। इसके बाद है ये सेकंड बुक जहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है चाइल्ड इज बॉर्न को, वो है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है। फिर इनका तीसरा जो है वो है द चेंज, ये 1991 में आया था। अभी तक तो ये दोनों नहीं पूछा है। ठीक है, इसको शायद एक बार कभी पूछा हुआ है। तो इन दोनों, एक नंबर और दो नंबर वाले को याद रखिएगा, एक द फीमेल इनोच और एक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये किनके द्वारा रिटन है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद क्या रखना है? जर्मन ग्रीड को। ठीक है, चलिए एक बार फिर से तुरंत देखते हैं, समझिएगा। और चाइल्ड इज बॉर्न के जो राइटर है वो कौन है? जर्मन ग्रीड है। ठीक है। बच्चे का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बॉर्न, जन्म कब होता है इनका? 29 जनवरी 1939 को। और ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। सी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका है। Because he believes that socio-cultural practices are designed to male interest or suit male interest at the same time they further subjugate women। कि जो भी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स बनाए जाते हैं, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस बनाई जाती है, प्रथाएं बनाई जाती है, वो मेल इंटरेस्ट के अनुसार बनाई जाती है। और उसमें वुमेन को इसके आगे क्या रखा जाता है? सब्जुगेट रखा जाता है। सब्जुगेट का मतलब होता है कि अधीन रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन।
जो ये है जर्मन ग्रेड, इन्होंने औरत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू है उसको ये एक्सप्लोर की है एक तरीके से, उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखी हुई है, पढ़ी हुई है। फिर क्या था, प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टालिटी। जो ये प्रेजेंट पीस है, हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, चाइल्ड इज बोर्न, ये कहां से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टालिटी से। फिर क्या है, इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। समझिएगा, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि ईस्ट और वेस्ट में बच्चे को जन्म के लेकर कौन कौन सी मान्यताएं हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज वहां की प्रथाएं हैं, और पेरेंट चाइल्ड में रिलेशनशिप क्या है, यही इस चैप्टर में बात किया गया है। सॉरी, हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स में दो याद रखना है, एक याद रखना है, पहला तो फीमेल इनोच 1970 में आया था, दूसरा सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टालिटी। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड पे मिलते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको उसको देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे सोसाइटी में, बहुत सारे समाज में ऐसा होता है, वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ। समझिएगा, बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि जो जब मैरिज होता है, शादी होता है किसी का, किसी वुमेन की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, तो वो अपनी माँ का घर छोड़ के, फ्रॉम दियर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर से टू लिव विद अ मदर इन लॉ, वो रहने के लिए कहाँ चली जाती है, मदर इन लॉ में, मतलब ससुराल में चली जाती है। ठीक है, ये इंडिया में भी देखने को मिलता है कि जो औरतें हैं शादी के बाद में कहाँ चली जाती है, अपने माँ का घर छोड़ के और ससुराल वाले घर में चली जाती है, वहां पे। फिर कह रहा है कि a voices of a new woman raised in warning cannot be heard over the humming and thrumming of our machine। देखिएगा, डिलीवरी के दौरान, जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो थ्रमिंग करती है, यदि मशीनें की गड़गड़ाहट, हमिंग का मतलब होता है झंझनाहट और थ्रमिंग का मतलब गड़गड़ाहट, इसके आवाज के पीछे कुछ औरतों का जो रेस्ड होता है वार्निंग का, कि कुछ चेतावनी का संकेत है, तो उसे वो मशीनें नहीं सुनने देती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, क्या है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय द वुमेन एंड गर्ल्स। अच्छा, आपको भी देखने को मिलता होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है अपने यहाँ, भारत देश की बात कर रहे हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद, ठीक है, वो सतैसा वगैरह होता है 7 दिनों के बाद में, तो उस दिन क्या होता है कि औरतें और लड़कियां घर पे भी आती है, इकट्ठी होती है, और वहां पे वो म्यूजिकल प्रोग्राम करती है, गीत वगैरह गाती है। ठीक है, फिर कह रहा है द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर बोथ अ बॉय और अ गर्ल। सेरेमनी जो होता है वो दोनों के लिए हेल्ड होता है, या तो लड़के का जन्म हुआ है उसके लिए भी, और लड़की का जन्म हुआ है उसके लिए भी। कौन सा सेरेमनी, ये यहाँ पर दिया गया है, कहाँ गया, नेमिंग सेरेमनी। ठीक है, फिर कह रहा है इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बच्चे का देखभाल बांग्लादेश में या फिर इंडिया में, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं एशियन कंट्री की, एशियन कंट्री में बच्चे का देखभाल पूरी फैमिली करती है, पूरे जो परिवार के लोग हैं वो मिलजुल के करते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग तो जानते हैं, बस पढ़ लेना है कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है, ये तो बात हम जानते ही हैं। फिर कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज हर मदर्स हाउस। देखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन होता है, उसके अपनी माँ का घर। ठीक है, यही बात जानते हैं कि इंडिया में जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो अपने माँ के घर चली जाती है, क्योंकि वह उसके लिए सेफ जगह होता है, वहां उसका देखभाल अच्छे से होता है। देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। समझिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें अपने माँ के घर इसलिए आती है क्योंकि वो जानती है कि उसको वहां पे प्रॉपर केयर मिलेगा, एकदम सही से देखभाल किया जाएगा उसका। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा, व्हेन बेबी इज बॉर्न, जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन, तो ये एक ऐसा अवसर होता है, फॉर जॉय, एक जॉय का अवसर होता है, जॉय कहने का मतलब है कि खुशी का अवसर होता है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ठीक है, आप भी देखते होंगे बच्चे के जन्म में पूरा परिवार खुश रहता है। ठीक है, इसके बाद है द नेमिंग सेरेमनी इज लवली। अच्छा, नामकरण का जो वो सेरेमनी रखा जाता है, समारोह रखा जाता है, नामकरण समारोह, वो बहुत ज्यादा लवली होता है, प्यारा होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 days। अच्छा, जब बच्चा जो है वो 7 दिनों का हो जाता है तब जाकर नेमिंग सेरेमनी को रखा जाता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भारत में या फिर अपने एशियन कंट्री में उसको सतैसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं।
चलिए अगले स्लाइड पर अब हम और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको देखते हैं। कह रहा है कि न्यू क्लॉथ्स आर बॉट फॉर बोथ द बेबी एंड द मदर। अच्छा, बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में बच्चे के नए कपड़े खरीदे जाते हैं, बच्चे के लिए भी और उसके माँ के लिए भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, कितने दिन वो बाद में बताते हैं, देखिएगा। फिर कह रहा है इन ट्रेडिशनल बर्थ्स इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर। ट्रेडिशनल बर्थ में जो मोर्टेलिटी होता है, एक तरीके से मरणशीलता का वो दर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। किसमें? ये ट्रेडिशनल में, ठीक है। उसमें मृत्यु दर जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के जो जमाने में जब हम नई नई टेक्नोलॉजी को लाए हैं, इसमें थोड़ा सा वो मृत्यु दर क्या हो गया है, घट के कम हो गया है। ठीक है, कि बच्चे के जन्म होते समय में माँ और बच्चे दोनों का देहांत हो जाता था। तो ऐसा प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम्स में ज्यादा था। अब वो कम हो गया है। फिर कह रहा है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में अ प्रेग्नेंट वुमेन इज primarily सपोर्टेड बाय हर हस्बैंड। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो हमारा पारंपरिक समाज है, उसमें एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट होती थी, उसका प्रीमर्ली का मतलब होता है प्राथमिक रूप से देखभाल या सपोर्ट किसके द्वारा होता था? उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके पति के द्वारा। फिर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन लॉज हर ऑन नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न। अच्छा, बट द वेस्ट रिगार्ड इट इज आउटरेजियस। समझिएगा क्या होता है कि ट्रेडिशनल समाज में, जैसे अभी भी हमारे यहाँ भारत में ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म यदि कोई औरत दे दी, तो पहला जो बच्चा का नाम रखा जाएगा, उस औरत को उस बच्चे के नाम से जाना जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखते होंगे आप अपने बाबा वगैरह को बुलाते हुए अपनी माँ को कि रमेश के माँ सुन रही हो, इस प्रकार से। तो ये कहा जाता है कि जो वो अपना नाम होता है वो लॉस कर देती है, खो देती है, और अपने जो पहला बच्चा होता है, हर फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, उसके वो नाम से जाने जाती है। लेकिन ये जो वेस्टर्न के रिगार्डिंग, वेस्टर्न के अनुसार ये क्या है? आउटरेजियस है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड केयरफुली एंड कलेक्टिवली। जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है, उसे हम लोग एक्सेप्ट किए हैं केयरफुली, सावधानी पूर्वक, और कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से। कह रहा है अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टाबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। जो प्रेग्नेंट औरत होती है, प्रेग्नेंट औरत, उसको बहुत सारे रीति रिवाजों को मानना होता है, प्रथाएं को मानना होता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। फिर कह इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रुपथोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। जिस प्रकार से बच्चे जो छोटे होते हैं वो परियों की कहानी सुनना चाहते हैं, तो उसी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? परियों की कहानी को ही, परियों कहानी को कहा जाता है रुपथोका, बांग्लादेश में। फिर कह रहा है इन द वेस्ट और हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल। वेस्ट में क्या होता है? जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से अपना एंजॉय करते हैं, उसमें किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है सिलेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द 7th डे ऑफ द बर्थ। अच्छा, मैंने ऊपर बताया था कि बच्चे और माँ दोनों को नए कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन कब? तो याद रखना है 7वें दिन पर, जब सतैसा होता है, तो उस समय बच्चे का भी नया कपड़ा आता है और माँ के लिए भी नया कपड़ा आता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा, वो होगा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।